भैया बहनों, हम लोग सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं। अपने निजी कार्यों के साथ साथ अपने आसपास घट रही घटनाओं का, हो रहे क्रियाकलापों का हम लोग पता लगाने के लिए आतुर रहते हैं। इस प्रकार से देखिए, सबसे पहला यहाँ प्रश्न है, पत्रकारिता क्या है। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक हम लोगों को घर बैठे हुए विभिन्न माध्यमों द्वारा, चाहे वो रेडियो हो या वो दूरदर्शन हो अथवा आपके मोबाइल के ऐप्स हों, इनके द्वारा हम लोगों को तमाम जानकारियाँ मिल जाती हैं। ये जानकारियाँ जिस विधा के द्वारा, जिस क्षेत्र के द्वारा हम तक पहुँचती हैं, उसे ही हम पत्रकारिता कहते हैं। अर्थात सूचनाओं को एकत्र करना और उन्हें संपादित करना। संपादित करने का अर्थ यह है कि जो सूचनाएं पहुंचती हैं स्टूडियो तक, वह एक बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं, लेकिन उनको कम करके, उनको कम में, छोटे में लिख करके, संक्षेप में करके और इसके बाद में पहुंचाने लायक बनाया जाता है और फिर विभिन्न माध्यमों के द्वारा जनता तक उसको पहुंचाया जाता है। ये पूरा काम सूचना एकत्र करना, संपादित करना और जनता तक उनको पहुंचाना, ये सारी क्रिया मिल करके कहलाती है पत्रकारिता। इसके लिए अलग अलग क्षेत्र के लोग जुड़े होते हैं। कोई विभिन्न स्थानों पर जा करके समाचार एकत्र करता है, लिखने वाला समाचार लिखता है, फोटो खींचने वाला फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है और उसको संपादित करने वाले स्टूडियो में बैठ कर उसकी काट छाँट करते हैं और फिर पढ़ने वाला उसको पढ़ करके हमको, आपको, सबको सुनाता है, हम तक, आप तक वो सूचना देता है। इस प्रकार से पूरा क्षेत्र मिल करके कहलाता है कि यह पत्रकारिता है। अब आगे बात आती है कि समाचार क्या है। तो देखिए भैया बहनों, कि समाचार और सूचना, इन दोनों में अंतर है। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आपके घर आता है या आप उसके यहाँ जाते हैं, दोनों आपस में बैठ करके एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। यह समाचार नहीं है, यह सूचनाओं का आदान प्रदान है। समाचार हम उसे कह सकते हैं जो जनता के एक बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। दो लोगों के बीच में वार्ता, ये समाचार नहीं है। अर्थात ऐसी घटनाएं या ऐसी जानकारियां जो जनता के एक बड़े समूह को प्रभावित करें और उनमें उनको जानने की रुचि पैदा करें। जैसे आप अगर सुनते हैं किसी के द्वारा कि कहीं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अभी थोड़ी देर पहले कोई दुर्घटना हो गई, तो इसके आगे आप तुरंत जाने की कोशिश करते हैं कि कोई और व्यक्ति मिल जाए जो उधर से आ रहा हो, तो उससे हम पूछ लें कि टक्कर कैसे हुई, क्या एक वाहन खड़ा था, टक्कर दूसरे ने मारी, या दोनों आमने सामने से लड़ गए, उसमें कितने लोग बैठे थे, कितने घायल हो गए, कहाँ ले जाए गए, कौन लोग थे, कहाँ के थे। इस प्रकार की तमाम जब जानने की रुचि हमारे मन में पैदा होती है तो वह जानकारी समाचार कहलाती है। अब आगे बात आती है कि समाचार के अंग कौन कौन से हैं। जब समाचार लिखा जाता है, जिस समय समाचार तैयार होता है, तो उसके कौन कौन से अंग होते हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मूल रूप से इसमें 3 बातें होती हैं। वो 3 बातें क्या हैं। पहला तो मुखड़ा होता है कि समाचार का हम प्रारंभ कैसे करेंगे। एकाएक किसी बात को नहीं कह देना, उसके लिए कुछ भूमिका बनाई जाती है। फिर उसका वर्णन होता है, मध्य के खंड में विस्तार से उसकी चर्चा की जाती है। और तीसरा उपसंहार होता है, यानी उसका समापन भी इस ढंग से करना कि सुनने वालों को या देखने वालों को ऐसा न लगे कि आपने इसे बीच में ही छोड़ दिया है। तो ये इसके 3 अंग हो गए। अब देखिए भी ये क्या छूट गया है, समाचार की परिभाषाएं, कि समाचार हम कुछ शब्दों में बांधा जाए अगर कि समाचार क्या है या किसे कहेंगे, तो वो शब्द कौन से हो, कैसे हम उसको कहेंगे। तो किसी एक विद्वान ने कहा कि प्रेरक और उत्तेजित करने वाली घटनाएं या सूचनाएं, यही समाचार कहलाती हैं। किसी अन्य विद्वान ने कहा कि समाचार जल्दी में लिखा गया एक इतिहास है। इतिहास माने बीता हुआ समय, हम कहते हैं उसको, यानी जो घटना हो गई, जो समय बीत गया है, उसको जल्दबाजी में कम शब्दों में लिख करके जनता तक पहुंचा दिया गया, यह समाचार बन गया।
अब हम लोग आजकल जिस समय में रह रहे हैं, ये बड़ी तेज़ी से चलने वाला युग है। आज सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्षण भर में आज कोई समाचार हमको मिल जाता है। लेकिन एक समय वो था जब आज के 30-35 साल पहले, 40 साल पहले हम लोगों के बचपन में, उस समय गांव में टेलीविज़न तो बिल्कुल नहीं हुआ करते थे, केवल रेडियो होते थे। अभी मुझे याद है कि जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई 1984 में, गांव में टेलीविज़न नहीं था, केवल रेडियो था। कहीं न कहीं समाचार आया, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। क्या हुआ कि जब तक BBC न कह दे, ये इंग्लैंड की समाचार प्रसारक संस्था है, जब BBC समाचार देगी तो मानेंगे। भारत के जो चैनल थे, जो आकाशवाणी केंद्र थे, वो समाचार को उतना साफ नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि कुछ भाई समस्याएं होती हैं सरकार की, और उनको पूरा करने के बाद ही किसी बात को आगे बढ़ा सकती है। तो जब BBC ने शाम को ये समाचार दे दिया, तब लोगों ने माना कि ये घटना सही। तो इस प्रकार से उस समय दूरदर्शन में केवल 2 ही चैनल हुआ करते थे, DD1 और DD2, जिसे लोग मेट्रो और नेशनल के नाम से जानते थे। DD1 को लोग DD नेशनल कहते थे और DD2 को मेट्रो कहा था। नेशनल पर समाचार और कुछ धारावाहिक आते थे, मेट्रो पर कुछ गीत संगीत कार्यक्रम, कुछ व्यावसायिक धारावाहिक और अन्य कार्यक्रम भी, खेती किसानी कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम उस पर आते थे। ये कुछ था। आजकल टेलीविज़न कभी सोता नहीं, रात दिन चलता रहता है। हम लोग रात में खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन टीवी रात भर चलता रहता है। उस समय ऐसा नहीं था, उसकी अलग अलग सभाएं होती थी। पहली सभा सवेरे 6 बजे टीवी खुलता था, एक निश्चित समय के बाद वो बंद हो गया, उतनी देर कुछ नहीं आना है। फिर दोपहर की सभा होती थी और अंत में सायंकाल की सभा, जो रात में बंद होती थी। समाचारों का समय तय था कि कितने बजे से कितने बजे तक समाचार आएंगे रात में, कब दोपहर में आएंगे, कब सवेरे आएंगे। सबके वाचक तय थे। तो समाचार सुनने के जो शौकीन लोग थे, वह उससे पहले अपने सारे काम निपटाकर टेलीविज़न के सामने जाकर बैठ जाते थे कि अभी समाचार आएगा। हम लोग बचपन में रेडियो पर समाचार सुनते थे, दोपहर का समाचार, रात का 8:45 का समाचार। जिस समय आकाशवाणी पर आवाज़ गूंजती थी, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए, मन खुश होता कि वाह, ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए, स्पष्ट स्वर, एक एक शब्द अलग अलग, अब आप रामानुज प्रसाद से, ऐसे कह करके। क्या कला होती थी उन लोगों की। आजकल समाचार वाचक भी इस प्रकार समाचार सुनाते हैं जैसे लगता है कोई झगड़ा कर रहे हों। कहते हैं केवल मेरे पास है, किसी के पास नहीं, क्योंकि आजकल निजी चैनलों की बाढ़ आ गई है, सब व्यापारिक हो गए हैं। अपनी बात पहुंचाना, और देखिए बाजार होता है, ये भी एक बाजार बन गया। आप बाजार में जाते हैं, सब्जियों की 10 दुकानें लगी होती हैं, तो वहाँ हर एक दुकानदार अपने सामान को अच्छा कहता है। वैसे आजकल जो समाचार चैनल हैं, ये भी अपने को अधिक विश्वसनीय बताते हैं, दूसरे को कम। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, केवल सरकारी चैनल थे और वही करते थे। अब बात आई कि समाचार के अंग कौन कौन से हैं। तो मूल रूप से बताया कि मुखड़ा यानी प्रारंभ, इसका मध्य भाग यानी इसका वर्णन, और तीसरा है उपसंहार, अर्थात इसका समापन आप कैसे करेंगे। ऐसा न लगे कि आपने समाचार एकाएक बीच में छोड़ दिया। एक अच्छे शब्दों के द्वारा उसका समापन करना। अब आगे बात आती है संपादन के सिद्धांत। जब समाचार आपके पास आएगा, एक बहुत बड़े रूप में होगा, कई पन्नों में होगा, तो उसको आप काट छांट करेंगे, कम शब्दों में उसे लाएंगे। तो उस समय किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला है तथ्यों की शुद्धता। जो आपके पास भेजा गया है, एक बार पुनः आप उसकी जांच करेंगे कि जो आपने भेजा था वो सही है या जल्दबाजी में कुछ गलत तो नहीं भेज दिया। क्योंकि एक बार अगर समाचार जनता तक पहुंच गया
तो जनता उस पर विश्वास करती है और दोबारा उसमें सुधार संभव नहीं होता है। या बहनों कहते हैं ना कि धनुष से छूटा हुआ तीर फिर वापस नहीं आता और मुंह से बोले गए शब्द वापस नहीं होते। तो यहाँ भी यही बात होती है। दूसरा होता है वस्तु परकता, यानी वो जो समाचार है, जो घटना हो गई है, केवल उसी के बारे में वर्णन कर रहा है। किसी जो समाचार सुनाने वाला है या जो समाचार लिखने वाला है उसके निजी सिद्धांत नहीं है, उसमें उसका निजी विचार नहीं, वह व्यक्ति परक नहीं है। कभी कभी किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम सब भी अनायास ही अच्छे या बुरे विचार बना लेते हैं। तो समाचार के क्षेत्र में ये नहीं चलने वाला। कोई नेता, कोई अधिकारी हमारे लिए बुरा हो सकता है, हमारा उससे मतभेद हो सकता है, उसके कार्य हमको पसंद ना हो, लेकिन जब हम जनता को बता रहे हैं तो हम वही बताएंगे जो उसने कहा है। उसको हम अपनी तरफ से, अपनी ओर से उसमें काट छांट नहीं करेंगे, उसको उल्टेंगे पलटेंगे नहीं। ये ध्यान रखना होता है। ये होती है वस्तुपरकता। और तीसरा है निष्पक्षता, यानी किसी भावना से ग्रसित न होना, निष्पक्ष होकर के जो सही है वही प्रस्तुत करना। अगला संतुलन, यानी जो घटनाएं होती हैं कुछ अच्छी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे मन को दुख देती हैं, लेकिन दोनों का संतुलन बना रहे। कहीं दुर्घटना हो गई तो आप बार बार एक ही बात कहेंगे कि ट्रक वाला आया और उसने टक्कर मार दी, भाग गया, लेकिन ये निष्पक्षता नहीं है। निष्पक्षता ये होगी कि उस समय अगर वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं या लोग आ जा रहे हैं तो उनसे पूछना कि जिस व्यक्ति को टक्कर लगी है उसने कौन सी गलती की थी। हो सकता है वो गलत साइड में जा रहा हो या अचानक आगे आ गया हो। ये निष्पक्षता होती है। तो दोनों का संतुलन बना करके रखना, यानी समाचारों में एक पक्षी बात न हो, संतुलन बना रहे। और तीसरा होता है स्रोत, यानी जो समाचार आपको मिले उनका स्रोत क्या है, वो कहाँ से आपको मिले हैं, किसी विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा है या चाहे जो भेज दिया, तो उसको आप नहीं दिखा सकते। अब बात आती है संपादन में। जब समाचार एकत्र होता है, आजकल तो दूरदर्शन में जो समाचार दिखाए जाते हैं अलग अलग चैनलों पर, उनमें सामने एक पट्टिका चलती रहती है। उस पट्टिका पर समाचार धीरे धीरे ऐसे चलता रहता है, आता रहता है, और उसको देख करके वाचक पढ़ता है। अगल बगल कैमरे लगा दिए जाते हैं, सामने से कैमरा होता है, अगल बगल से कैमरे होते हैं। लेकिन एक समय हुआ था जब समाचार हाथ से कागज पर लिखा जाता था और वाचक के आगे वो पन्ने होते थे, वो एक एक पन्ना ऐसे हटाता था। पढ़ते समय हम लोग देखते थे, जब पन्ना ऐसे हटाता, दिखाई पर कि पन्ना उठा के लग रहे हैं। उसमें समाचार लिखने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में एक घटना आपको बताएंगे। जैसे पहले जैसे मान लीजिए ये आपका पन्ना है। हम लोग भी कभी ऐसे करते हैं प्रायः कि जब कुछ लिखने लगते हैं तो लिखते समय अगर अंत में कोई बड़ा शब्द है और यहाँ पूरा नहीं आया तो कुछ हिस्सा उसका यहाँ लिख देते हैं, फिर डैश लगा करके बाकी यहाँ लिख देते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, गत रात मेरे गांव में 3 घरों में नकबजनी हो गई। नकबजनी अर्थात जो चोर आदि होते हैं और दीवार काट देते हैं किसी औजार की सहायता से और घुस करके चोरी कर लेते हैं, उसको नकबजनी का, नकब लगाना, सेंध मारना, ये समाचार है। लेकिन इसी समाचार को जब लेखक ने पन्ने पर लिखा तो लिखने में कैसे लिखा, इसको थोड़ा ध्यान से दें। समस्या कहाँ आती है?
उसने ऐसे लिख दिया, नकब जनी को दो खंडों में लिख दिया, नक उधर कर दिया, वजनी इधर कर दिया। और जब समाचार वाचक ने इसे पढ़ा तो पढ़ दिया, गत रात मेरे गांव में 3 घरों में नकबजनी होगी। नकबजनी एक शब्द है, इसको नकबजनी बोल दिया उसने। अब सुनने वाले दंग हैं कि भाई नकबजनी क्या होती है, ये कौन सी बला है। लेकिन एक सही घटना जो हुई थी आज के 30-32 साल पहले, ये एक समाचार वाचिका थी उस समय दूरदर्शन की, श्रीमती सलमा सुल्तान। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ये थी कि एक समाचार था, कोई समीक्षा थी, उसमें समाचार सुनाया गया कि प्राचीन समय में महिलाओं को घर में बंद रखा जाता था। प्राचीन समय में महिलाओं को घर में बंद रखा जाता था, ये समाचार था। ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन जो लेखक था समाचार का, जिसने लिखा, लिखने वाले अलग होते हैं, पढ़ने वाले अलग होते हैं, तो उसने इसको लिखा कैसे, ये ध्यान दें। उसने ऐसे लिख दिया, प्राचीन समय में महिलाओं को घर में ऐसे लिख दिया, और पढ़ने वाले ने इसको पढ़ दिया, प्राचीन समय में महिलाओं को घर में बंदर खा जाता था। अब बंदर खा जाता था, ये समाचार कैसा है। एक साथ लाखों लोगों ने इसे सुना। आजकल तो लोग तुरंत मोबाइल उठाते हैं और उस पर प्रतिक्रियाएं भेजने लगते हैं, लेकिन उस ज़माने में लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, तो लोगों ने पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। वो पत्रों का ज़माना था। दिल्ली के लोगों ने हजारों की संख्या में रात में ही पत्र लिख डाले और डाकखानों के सामने टंगे बक्सों में जाकर उनको डाल दिया। अगले दिन से ही वहाँ स्टूडियो में पत्रों का ढेर लग गया। लोग आश्चर्य में थे, कितने पत्र क्यों आ गए, ऐसा कौन सा कार्यक्रम होगा जो लोगों ने खुशी में इतने पत्र डाल दिए। लेकिन जब उन्हें खोला गया, और ये सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा, देश के कोने कोने से पत्र पहुँचे, तो पता चला कि वो शिकायती पत्र थे, क्योंकि समाचार में सुनाया गया प्राचीन समय में महिलाओं को घर में बंदर खा जाता था। ये शिकायत है सबकी कि आपने ऐसा सुना दिया, ये कैसे हो सकता है। फिर वो कैसेट निकाली गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होती थी। कैसेट में देखा गया फिर से, तो लोगों की शिकायत सही थी, वही पढ़ा गया था। फिर हुआ कि पढ़ा कैसे गया गलत, तो जो हाथ से लिखा हुआ पन्ना था वो निकाला गया, फाइल खोली गई, तो उसमें भी वैसे ही लिखा था। अंत में लोगों ने क्षमा याचना की। तो देखिए, बात यह थी कि दूरदर्शन जैसा एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म, यानी ये किसी व्यक्ति के द्वारा केवल कही गई बात नहीं थी, बल्कि लोगों ने यह माना कि भारत सरकार द्वारा जिसे हम लोगों को सूचना देने के लिए, समाचार सुनाने के लिए अधिकृत किया गया है, वह संस्था, वो प्लेटफॉर्म इस प्रकार की गलती करेगा तो लोग कैसे मानेंगे, विश्वास कैसे करेंगे। एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी घटना थी। गलती हो गई थी, दोबारा सुधर नहीं पाई, लेकिन आगे के लोगों के लिए तब से ये नियम हो गया कि समाचार लिखने में बहुत ध्यान रखा जाए। और इसीलिए आज अब अगर समाचार लिखाता है तो इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, अगर बंद रखा पूरा यहाँ आ सकता है खा, तभी यहाँ रखा लिखा जाएगा, अन्यथा केवल बंद यहाँ रखेंगे और इस रा को यही लिखेंगे, यानी एक शब्द को एक जगह। अगर वहाँ आ सकता है तो वहाँ,
और नहीं स्थान पूरा है तो नई पंक्ति में पूरा शब्द जहाँ लिखेंगे वहाँ पूरा शब्द लिखेंगे। इस प्रकार से समाचार संपादन और उसको लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि अपने अपने चैनल के प्रति लोगों का विश्वास होता है। मैंने पहले ही कहा कि यह किसी व्यक्ति के मुख से निकले हुए केवल शब्द मात्र नहीं हैं, यह एक ऐसी संस्था के द्वारा पर विश्वास प्रकट करते हैं जो भारत सरकार के द्वारा जिसका गठन हुआ है कि आप ही लोगों को समाचार सुनाओगे, आपके द्वारा सुनाए गए समाचार, दी गई सूचनाएं लोगों को माननी चाहिए, इसलिए लोग उसमें विश्वास करते हैं। फिर ऐसा कैसे हो गया कि दूरदर्शन ने इस प्रकार से गलती कर दी। अब आगे बात आती है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता जैसा इसका नाम है तो नाम से स्पष्ट है कि कुछ खोज करना है। वैसे पत्रकारों का काम ही है खोज करना, पत्रकारिता का काम ही है खोज करना, लेकिन यहाँ कुछ विशेष है। तमाम सूचनाएं, तमाम तथ्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें सरकार या संबंधित संगठन छिपाने का प्रयास करते हैं, लोगों तक सही जानकारी नहीं देना चाहते, कुछ उसमें बदल करके कुछ काट छांट कर देना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ों की जानकारी जिस पत्रकारिता के अंतर्गत होती है उसको हम खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। अर्थात ऐसी पत्रकारिता जिसमें सूचनाओं या जानकारियों को छिपाने का प्रयास किया गया हो और उनको लोग खोज करके ले आएं, जनता तक पहुंचा दें, तो कहा जाएगा कि भाई ये खोजी पत्रकार है, इसने खोजपरक पत्रकारिता की है। अब तक कोई जान नहीं पाया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से, इसके कौन से संसाधन थे, इसका क्या माध्यम था कि अपने सूत्रों के द्वारा इसने पता लगा लिया, ले करके आ गया। तो इस प्रकार हमने सबने देखा। अब आगे आती है बात कि पत्रकारिता के विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं। हम सब जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों में लोग पत्रकारिता करते हैं। संसदीय पत्रकारिता, यानी रोजाना जो हमारी संसद में और राज्यों के विधानमंडलों में जो क्रियाकलाप होते हैं, कानून पास होते हैं, बहसें होती हैं, इन सब पर जो पत्रकारिता होती है उनको हम कहते हैं ये संसदीय पत्रकारिता है। अगला न्यायालय पत्रकारिता। कुछ पत्रकार न्यायालय में होते हैं, रोज नए नए मुकदमे रहते हैं, कुछ का फैसला होता है, कुछ की बहस होती है, उन पर जो समाचार बाहर तक लाते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कौन सा नया मुकदमा आया, किसकी सजा सुरक्षित रखी गई, किसको सजा मिल गई, कौन छोड़ दिया गया, ये सारी बातें ये न्यायालय पत्रकारिता होती है, उसके जानकार लोग होते हैं। और तीसरी है आर्थिक पत्रकारिता, यानी रुपये पैसे के लेन देन से, सेंसेक्स कितना घटा कितना बढ़ा, बाजार में भाव क्या है, किसका शेयर घट रहा है, किसका शेयर बढ़ रहा है, इस प्रकार से। और अगली है खेल पत्रकारिता, यानी खेल के क्षेत्र में कौन कौन देश की टीमें भिड़ रही हैं, कौन जीता कौन हारा। फिर अगला विज्ञान और विकास से जुड़ी पत्रकारिता, अपराध जगत की पत्रकारिता, और अंतिम है फैशन और फिल्म पत्रकारिता। तो भैया बहनों, आज का ये पाठ यहीं पूर्ण करना चाहिए। मुझे लगता है समय पूर्ण हो रहा है। इसके आगे का पाठ फिर शायद होगा। परीक्षा आपकी तत्काल निकट है, समय सारणी जो बदली है उसका आपको बारे में जानकारी उसकी हो गई होगी। आप ठीक से परीक्षा अपनी दें और प्रसन्न रहें, खूब पढ़ें, आनंद से रहें।